कहानी की शुरुआत साल 1944 के फिनलैंड से होती है, जहां हमें बताया जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध अपने अंत की ओर है और सभी सैनिक धीरे धीरे अपने अपने देशों की ओर लौट रहे हैं। इसी वजह से नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश मिल चुका होता है, लेकिन वहां से जाने से पहले वे अपने रास्ते में आने वाली हर सड़क, पुल और कस्बे को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी बीच हम फिनलैंड के घने जंगलों में कोरपी नाम के एक फिनिश कमांडो को देखते हैं, जिसने युद्ध की जिंदगी छोड़कर अब शांति से जीने का फैसला किया है। युद्ध खत्म होने के बाद वह अपने वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ जंगल में रहने लगता है। एक दिन उसे एक नदी में सोने के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, जिससे उसे शक होता है कि आसपास कहीं सोने की खदान जरूर होगी। इसके बाद वह रोज उस नदी के पास जाकर खुदाई करने लगता है और बाकी सभी खतरों को नजरअंदाज कर देता है। कई दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे एक गड्ढे में काफी मात्रा में सोना मिल जाता है। इतना सारा सोना देखकर वह खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। फिर वह उस सोने को उठाकर अपने टेंट में छुपा देता है और पूरी रात जागकर उसकी रखवाली करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई उसका सोना चुरा न ले। अगली सुबह वह सारा सोना एक बैग में भरता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ता है, जबकि उसका कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उसे रास्ते में नाजी सेना का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक भी होता है और उसके साथ कई फिनिश औरतों को कैद करके ले जाया जा रहा होता है, जिनके साथ सैनिक गलत व्यवहार करते हैं। तभी हम वुल्फ नाम के एक सैनिक को देखते हैं, जो एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। कोरपी यह सब देखता है, लेकिन वह किसी भी तरह का हस्तक्षेप किए बिना चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। उसी समय वुल्फ ब्रूनो के पास जाकर कोरपी को मारने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन ब्रूनो उसे रोक देता है और कहता है कि वह आदमी वैसे भी जल्द ही मरने वाला है, क्योंकि उनकी एक और टुकड़ी पीछे से आ रही है। इसके बाद कोरपी आगे बढ़ता रहता है और रास्ते में उसे कई लाशें दिखाई देती हैं। दरअसल नाजी सैनिक इस देश से जाते हुए लोगों को मारते जा रहे थे, लेकिन कोरपी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि युद्ध के दौरान वह खुद भी कई लोगों की जान ले चुका होता है। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक ट्रक दिखाई देता है, जिसमें कुछ नाजी सैनिक मौजूद होते हैं। वे उसे रोकते हैं, घोड़े से नीचे उतरने को कहते हैं और उसका बैग चेक करते हैं। बैग में सोना देखकर उनकी नीयत खराब हो जाती है और वे उसे अपने पास रखने का फैसला करते हैं। कोरपी समझ जाता है कि वे उसे मारकर सोना हड़पना चाहते हैं, इसलिए वह तुरंत अपने कुत्ते को भागने का इशारा करता है। कुत्ते को भागते देख एक सैनिक उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती और वह सुरक्षित वहां से निकल जाता है। इसके बाद एक सैनिक कोरपी को बूढ़ा कहकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोरपी तुरंत अपना चाकू निकालता है और उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे उस सैनिक की वहीं मौत हो जाती है। बाकी सैनिक अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोरपी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने चाकू से एक एक करके उन्हें खत्म करने लगता है। इसी दौरान वह एक सैनिक की लाश को ढाल बनाकर गोलियों से खुद को बचाता है और फिर एक अन्य सैनिक को हेलमेट से लगातार मारकर खत्म कर देता है। तभी एक बचा हुआ सैनिक पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोरपी उसका हाथ मोड़ देता है और फिर उसकी ही बंदूक से उसे गोली मार देता है। उधर गोलियों की आवाज सुनकर ब्रूनो और उसके सैनिक पीछे की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन तब तक कोरपी वहां से जा चुका होता है। जब ब्रूनो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। तभी उसकी नजर एक सैनिक की जेब में रखे सोने के टुकड़े पर पड़ती है, जिसे उसने छुपा लिया था। सोने का टुकड़ा देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि यह काम उसी बूढ़े आदमी का है और उसके पास काफी सोना है। इसी वजह से वह कोरपी का पीछा करने का फैसला करता है। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में कोरपी नजर आता है तो ब्रूनो अपने टैंक से उस पर गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन कोरपी अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाकर वहां से बच निकलता है। भागते भागते कोरपी एक माइनफील्ड में पहुंच जाता है, जहां नाजियों ने कई बारूदी सुरंगें बिछा रखी होती हैं। थोड़ी देर में ब्रूनो भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह अपने सैनिकों को गोली चलाने से रोक देता है और हंसते हुए कहता है कि यह बूढ़ा आदमी अब खुद ही ब्लास्ट में मरेगा। तभी अचानक कोरपी का घोड़ा एक माइन पर पैर रख देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और कोरपी घायल हो जाता है, जबकि उसका घोड़ा मारा जाता है। कुछ देर बाद ब्रूनो वहां पहुंचता है और देखता है कि कोरपी अपना सोना वापस बैग में भर रहा है।
ब्रूनो वहीं रुककर उसे देखता रहता है क्योंकि वह खुद माइन फील्ड में जाकर सोना लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। वह इंतजार करता है कि कोरपी सारा सोना इकट्ठा कर ले ताकि बाद में उसे मारकर सब अपने कब्जे में ले सके। जैसे ही कोरपी सारा सोना जमा कर लेता है, ब्रूनो अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन कोरपी पहले से ही तैयार होता है। वह सोने के साथ एक पत्थर उठाकर एक माइन पर फेंक देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कोरपी वहां से छिप जाता है। इसके बाद नाजी सैनिक धुएं के बीच अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोरपी एक ढाल का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद ब्रूनो अपने एक सैनिक को उसे ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन वह गलती से एक माइन पर पैर रख देता है और मारा जाता है। यह देखकर ब्रूनो 2 और सैनिकों को भेजता है, लेकिन वे भी माइन पर चढ़कर मारे जाते हैं। जब धुआं साफ होता है तो उन्हें पता चलता है कि कोरपी वहां से भाग चुका है। ये देखकर ब्रूनो गुस्से से भर जाता है और वह 2 फिनिश औरतों को ढाल बनाकर माइन फील्ड पार करने का फैसला करता है। वुल्फ सबसे डरी हुई औरतों को पकड़कर लाता है और उन्हें टैंक के आगे चलने के लिए मजबूर करता है। इसी दौरान ब्रूनो उस जगह की जांच करता है और उसे वहां कोरपी के कुत्ते का टैग मिल जाता है। थोड़ी देर बाद वे सभी माइन फील्ड पार करने लगते हैं। रास्ते में ब्रूनो रेडियो का इस्तेमाल करके अपने हेड ऑफिसर से कोरपी के बारे में जानकारी मांगता है। तब उसे बताया जाता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम कोरपी है और अगर वह उसका पीछा करना बंद कर दे तो बेहतर होगा। हेड ऑफिसर यह भी कहता है कि ब्रूनो बहुत भाग्यशाली है कि वह कोरपी से मिलने के बाद भी जिंदा है, क्योंकि कोरपी युद्ध का सबसे खतरनाक कमांडो माना जाता है और कोई भी उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। आगे उसे यह भी पता चलता है कि युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने कोरपी के परिवार को मार डाला था। इस घटना के बाद कोरपी पूरी तरह बदल गया और एक बेहद खतरनाक सैनिक बन गया। उसने अपने अफसरों के आदेश मानना भी छोड़ दिया, जिसके बाद उसके अधिकारियों ने उसे नियंत्रित करना बंद कर दिया और उसे अकेले ही जंगल में दुश्मनों का शिकार करने के लिए भेज दिया। तब से लेकर अब तक वह अकेले ही 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार चुका है। अंत में हेड ऑफिसर साफ तौर पर कहता है कि सबको लगता है कोरपी अमर है, इसीलिए उसका पीछा करना सही नहीं होगा। लेकिन ब्रूनो को इस बात से जरा भी डर नहीं लगता और वह कोरपी के पीछे पड़े रहने का फैसला करता है। असल में नाजी सैनिक युद्ध हार चुके थे और उन्हें सजा मिलना तय था, इसीलिए ब्रूनो उस सोने के सहारे अपनी सजा से बचना चाहता था। यही कारण था कि वह किसी भी कीमत पर कोरपी का सोना हासिल करना चाहता था। इसी दौरान हम कोरपी को देखते हैं, जिसे रास्ते में एक जला हुआ ट्रक दिखाई देता है। वह छिपने के लिए उसके पीछे जाकर लेट जाता है और अपने घावों को ठीक करने के लिए चाकू से शरीर में फंसी गोलियां निकालता है, फिर उन घावों को धूल से ढक देता है। तभी उसका कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि कोरपी ने उसे दूर भागने को कहा था, इसलिए वह पास आने की बजाय दूर से ही उसे देखता रहता है। घायल होने की वजह से कोरपी वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद वहां नाजी सैनिक पहुंचते हैं। उनकी आवाज सुनकर कोरपी होश में आता है और देखता है कि वे उसे ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह तुरंत ट्रक के नीचे छिप जाता है और मौका देखकर एक नाजी ट्रक के नीचे जाकर लटक जाता है। फिर वह ट्रक के फ्यूल टैंक को काट देता है, जिससे पेट्रोल उसके शरीर पर गिरने लगता है ताकि कुत्ते उसकी गंध न पकड़ सके। नाजी सैनिक वहीं रुककर नई योजना बनाने लगते हैं। इसी बीच कोरपी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उसे पहचान लेता है और भौंकने लगता है। इससे सैनिकों को उसका पता चल जाता है और वे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली उसके पैर में लगती है, लेकिन वह फिर भी वहां से भाग निकलता है। यह देखकर ब्रूनो अपने कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देता है। उनसे बचने के लिए कोरपी खुद को जलाता है और पास की एक झील में कूद जाता है। सैनिक झील पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन ब्रूनो उन्हें रोक देता है और इंतजार करता है कि कोरपी बाहर आए। काफी देर तक कोरपी पानी के अंदर ही छिपा रहता है। जैसे ही वह सांस लेने के लिए बाहर आता है, सैनिक उस पर फिर से गोली चलाने लगते हैं, जिससे वह दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। तभी पानी में खून फैलता हुआ दिखाई देता है, जिससे सभी को लगता है कि कोरपी मर चुका है। इसके बाद 3 सैनिक नाव लेकर झील के बीच जाते हैं ताकि उसका सोना ढूंढ सकें। उनमें से एक सैनिक पानी के अंदर जाता है, लेकिन कोरपी उसे पकड़कर चाकू से मार देता है, जिससे पानी लाल हो जाता है। ये देखकर ब्रूनो दूसरा सैनिक भेजता है, लेकिन उसका भी वही हाल होता है। तीसरा सैनिक डर जाता है और नाव लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो गुस्से में उसे खुद ही गोली मार देता है। इसी बीच कोरपी पानी से बाहर निकलता है और गोलियों से बचने के लिए एक मरे हुए सैनिक की लाश को ढाल बनाकर वहां से भागने लगता है। ब्रूनो यह भी देखता है कि कोरपी का कुत्ता झील के किनारे खड़ा होकर रो रहा है, क्योंकि वह अपने मालिक तक नहीं पहुंच पा रहा था।
यह देखकर ब्रूनो एक नई चाल चलता है। दूसरी ओर कई घंटों तक चलते रहने के बाद कोरपी आखिरकार एक उजड़े हुए शहर में पहुंचता है जिसे नाजियों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। थका हुआ होने के कारण वह एक गैस स्टेशन के अंदर आराम करने का फैसला करता है। वहां वह अपने पैर के दर्द को सहते हुए सोने की कोशिश करता है और उसे अपने परिवार की याद आती है जिसे उसने युद्ध में खो दिया था। काफी कोशिश के बाद उसे नींद आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह अपने कुत्ते के पास जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते के शरीर पर डायनामाइट बंधा हुआ है। वह तुरंत उसे हटाकर दूर फेंक देता है, लेकिन तभी वह डायनामाइट फट जाता है और जोरदार धमाके से कोरपी जमीन पर जा गिरता है। जब कोरपी को होश आता है तो वह अपने सामने ब्रूनो को खड़ा देखता है जिसने उसे कैद कर लिया होता है। ब्रूनो उसका सारा सोना छीन लेता है और उसकी जेब में केवल एक छोटा सा सोने का टुकड़ा डाल देता है। इसके बाद वह उसे फांसी देकर मार देता है, लेकिन कोरपी अभी भी जिंदा होता है क्योंकि वह फांसी से बचने के लिए अपने पैर को एक कील के सहारे टिकाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वह अपने दूसरे पैर को भी उसी कील पर रखता है जिससे उसे बेहद दर्द होता है, लेकिन इसी तरह वह अपनी जान बचा लेता है। वहीं उसका कुत्ता पास में बैठा रहता है और अपने मालिक के नीचे उतरने का इंतजार करता है। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही वहां एक विमान लैंड करता है। विमान की हवा के दबाव से कोरपी को बांधने वाली रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। तभी उस विमान से 2 पायलट बाहर निकलते हैं और ईंधन की तलाश करने लगते हैं। इस दौरान उनकी नजर कोरपी और उसके कुत्ते पर पड़ती है। एक पायलट अपने साथी से उन्हें मारने के लिए कहता है, लेकिन दूसरा पायलट डर जाता है। मौका देखकर कोरपी पहले पायलट के पैरों पर हमला करता है जिससे वह गिर जाता है और उसका सिर पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद दूसरा पायलट वहां आता है, लेकिन कोरपी उस पर ईंट से हमला करके उसे मार डालता है। अब कोरपी को लगता है कि वह अपना सोना कभी वापस नहीं पा सकेगा, इसलिए वह ब्रूनो द्वारा दिया गया छोटा सा सोने का टुकड़ा जमीन में दबा देता है। तभी उसे पहला पायलट हिलता हुआ दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि वह अभी जिंदा है। इसके बाद कोरपी एक योजना बनाता है कि वह उसी विमान का इस्तेमाल करके ब्रूनो के पास जाएगा और अपना सोना वापस लेगा। सबसे पहले वह अपने शरीर में फंसे धातु के टुकड़ों को निकालता है और घावों को आग से जलाकर तार से बांध देता है। यह सब देखकर पायलट बेहद डर जाता है। इसके बाद कोरपी अपने कुत्ते को वहीं छोड़ देता है और खुद विमान में बैठकर ब्रूनो की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नाजी सैनिकों को रास्ते में एक क्रैश हुआ विमान मिलता है। वुल्फ उसे चेक करने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि पायलट मर चुका है। तभी उसकी नजर पायलट के गले में पड़ी उसी रस्सी पर जाती है जिससे उन्होंने कोरपी को फांसी दी थी। यह देखकर वुल्फ समझ जाता है कि कोरपी अभी जिंदा है और वापस आ चुका है। ब्रूनो भी यह समझ जाता है कि कोरपी बेहद खतरनाक है, इसलिए वह अपने सैनिकों को वहां से तुरंत निकलने का आदेश देता है। इसके बाद हम 2 सैनिकों को देखते हैं जो फिनिश औरतों के साथ एक ट्रक में बैठे होते हैं। वे कोरपी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर आनो नाम की एक औरत हंसने लगती है और उन्हें बताती है कि रूसी सैनिकों ने भी कई बार कोरपी को मारने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। वह बताती है कि कोरपी हमेशा किसी न किसी तरह बच निकलता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढकर खत्म कर देता है। साथ ही वह यह भी बताती है कि फिनिश भाषा में कोरपी को सिसु कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बहादुरी और अडिग साहस। वह खुशी से कहती है कि अब नाजी सैनिक भी उसके हाथों मारे जाएंगे। तभी अचानक कोरपी वहां पहुंचता है और एक सैनिक को मारकर ट्रक से नीचे फेंक देता है। जब दूसरा सैनिक बाहर देखने आता है तो कोरपी उसे भी पकड़कर नीचे गिरा देता है, जहां वह टैंक के नीचे आकर मारा जाता है। आनो मरे हुए सैनिक का हथियार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोरपी ट्रक के अंदर आ जाता है। वहां मौजूद फिनिश औरतों को देखकर वह समझ जाता है कि उन्हें कैद करके रखा गया है और वे सभी बेगुनाह हैं, इसीलिए वह उन्हें हथियार दे देता है। इसके बाद कोरपी ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइवर को मारकर नीचे फेंक देता है ताकि आनो ट्रक चलाकर उसकी मदद कर सके। फिर वह ट्रक को टैंक के पास ले जाती है। टैंक में बैठे सैनिकों को शक होने लगता है, इसलिए औरतें मरे हुए सैनिकों की लाशों का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा देती है। इसके बाद आनो अपना ट्रक दूसरे ट्रक के पास ले जाती है, जहां सभी औरतें मिलकर दुश्मन सैनिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करती हैं और उन्हें मार गिराती हैं। साथ ही वे ट्रक के ड्राइवर को भी गोली मार देती हैं, जिससे वह ट्रक सड़क से नीचे उतर जाता है। दूसरी तरफ कोरपी टैंक का गेट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रूनो अचानक टैंक को झटका देता है,
जिससे कोरपी नीचे गिर जाता है। यह देखकर वुल्फ उसे मारने के लिए टैंक से बाहर आता है, लेकिन कोरपी तुरंत वापस टैंक पर चढ़ जाता है और उससे भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अब टैंक के अंदर केवल ब्रूनो और शूट्स नाम का सैनिक बचते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उधर वुल्फ कोरपी से लड़ाई जारी रखता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खत्म कर पाता, वहां कुछ लोग बाइक पर आते हैं। वे कोरपी को पहचान लेते हैं और डर कर वहां से भाग जाते हैं। कोरपी वुल्फ को जानबूझकर जिंदा छोड़ देता है और खुद बाइक लेकर टैंक का पीछा करने निकल पड़ता है। वुल्फ को लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां फिनिश औरतें पहुंच जाती हैं, जो उससे बदला लेने के लिए आई होती हैं। इसी बीच ब्रूनो एक पायलट से मिलता है और उसके विमान से भागने की योजना बनाता है। पायलट उसे बताता है कि विमान में केवल एक ही व्यक्ति के बैठने की जगह है। यह सुनकर ब्रूनो अपने साथी शूट्स को गोली मार देता है और खुद विमान में बैठकर उड़ जाता है, लेकिन तभी कोरपी वहां पहुंच जाता है और उड़ते हुए विमान पर गोली चलाने लगता है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, कोरपी तेजी से उसके नीचे पहुंचता है और अपनी पिकेक्स की मदद से विमान को पकड़ लेता है। ब्रूनो को लगता है कि वह कोरपी से बच निकला है, लेकिन असल में कोरपी विमान के पहिए को पकड़कर अंदर घुसने का रास्ता बना लेता है और बम वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। विमान के अंदर कुछ आवाजें सुनकर ब्रूनो शक करता है, लेकिन पायलट उसे समझाता है कि यह पुराने विमान की वजह से हो रहा है। फिर भी ब्रूनो खुद चेक करने के लिए बम वाले हिस्से में जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, कोरपी उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कोरपी पहले से घायल होता है, इसीलिए ब्रूनो उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन कोरपी हार नहीं मानता। तभी ब्रूनो एक धातु की बेल्ट से उस पर हमला करता है, लेकिन कोरपी उसे पकड़ लेता है और उसे एक बम से बांध देता है। इसके बाद वह बम विमान से नीचे गिर जाता है और ब्रूनो भी उसके साथ गिरकर धमाके में मारा जाता है। अब कोरपी आराम करना चाहता है, लेकिन तभी विमान अपना नियंत्रण खो देता है और नीचे गिरने लगता है। कोरपी को पता चलता है कि लड़ाई के दौरान पायलट को भी गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। अब कोरपी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह अपने सोने को कसकर पकड़ लेता है और अंत के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में विमान एक दलदल में जाकर क्रैश हो जाता है। दूसरी ओर फिनिश सेना नाजी टैंक को अपनी ओर आते देख हमला करने की तैयारी करती है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उस टैंक पर फिनिश औरतें हैं, जो नाजी सैनिक वुल्फ को बांधकर ला रही हैं। उधर कोरपी दलदल में फंस जाता है, लेकिन वह अपनी पिक एक्स की मदद से खुद को बाहर निकाल लेता है। कुछ दिनों बाद वह अपने कुत्ते के साथ हेलसिंकी शहर के एक बैंक में पहुंचता है। उसे देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन कोरपी सीधे काउंटर पर जाता है और सोने के टुकड़े रखकर पैसे देने को कहता है। और इसी के साथ यह शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है।